हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अपना ये मॉर्निंग के अंतर्गत क्लास चल रही है, जीरो टू हीरो बैच के अंतर्गत रेगुलर अपन क्लास करते हुए आ रहे हैं और आज आपका जो ये पर्यटन होने वाला है आज ये समाप्त हो जाएगा मेरे भाइयों। इससे अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो जनगणना रहेगा, जिसमें से हमेशा एक या दो क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उसे आप जरूर देखें मेरे भाइयों। आज पहले अपन पर्यटन को क्लोज करेंगे, तो मेरे भाइयों क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे भाइयों, एक बार ये सेशन को दबा के शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। पर्यटन में क्या क्या नवीन चेंजिंग हुए हैं 2026 के अंतर्गत, वो सारे मैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत इस क्लास में बताने वाला हूं। तो हो सकता है ये क्लास जिससे इससे पहले जो भी क्लास है पर्यटन की हुई है उन पे सबसे ज्यादा भारी पड़े, तो इसलिए बेटा इस क्लास को मिस नहीं करना है। अगर आपके पास अभी भी टाइम नहीं है तो इसे पीछे जरूर देखना है, जिससे आपके एक दो क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। मेरे भाइयों आगे बढ़ते हैं क्लास के अंतर्गत, और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मेरे भाइयों, बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर अपन डेली क्लास को स्टार्ट करते हैं और ऐसी मनोकामना में बाबा खाटू श्याम से वापस करता हूं मेरे इन विद्यार्थियों के लिए कि ये जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं इनके ऊपर इनका पूरा आशीर्वाद रहे और ये जल्दी से अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और अगली बात मेरे भाइयों ये कि अपना जो चल रहा था वो राजस्थान में पर्यटन चल रहा था, और मेरे भाइयों पर्यटन के अंतर्गत अपन ने कई सारे पॉइंटों पे अध्ययन कर लिया था। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, तो उसे देखिए मेरे भाइयों। राजस्थान पर्यटन महोत्सव की मैं बात करूंगा मेरे भाइयों। पर्यटन से संबंधित जो भी आपके महोत्सव हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो अब जो अपनी बात होने वाली है वो पर्यटन से संबंधित महोत्सव पे अपन बात करने वाले हैं। पर्यटन से संबंधित जो आपके महोत्सव मनाए जाते हैं मेरे भाइयों उन पे अपन बात करने वाले हैं जी गुरुजी। और पर्यटन से संबंधित जो महोत्सव रहेंगे बेटा वो कौन कौन से रहेंगे, तो पहले तो आप ये देखें, एक ट्रिकली मेथड से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पर्यटन से संबंधित जो महोत्सव रहेंगे उनमें एक तो बेटा ये, जैसे आप जब राजस्थान यहां बनाते हो मेरे भाइयों जी गुरुजी, तो उसके अंतर्गत पहले तो ये 3 जिले आपको दर्शाने हैं, जिनमें बेटा एक रहेगा आपका बीकानेर, ओके सर, एक रहेगा मेरे भाइयों आपका जैसलमेर, ओके सर, और एक रहेगा मेरे भाइयों आपका बाड़मेर। इन 3 जिलों के अंतर्गत मेरे भाइयों एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। जी सर बताइए। वो बात यह है कि आपको यह जरूर याद रखना है, इस प्रकार से जरूर बोलना है कि ऊंट मरा मेरे भाइयों थारे हाथ से, ऊंट मरा थारे हाथ से, इस प्रकार से याद रखना है। पहले ये 3 जिले लिखने हैं आपको, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और फिर एक ट्रिकली मेथड यूज करना है कि ऊंट मरा थारे हाथ से। अब बताइए, ऊंट से यहां बीकानेर के अंतर्गत आ जाएगा ऊंट महोत्सव, ओके सर, मरा से आ जाएगा मरु महोत्सव, और थार से आ जाएगा थार महोत्सव। तो 3 महोत्सव तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे मेरे भाइयों। तो बीकानेर के अंतर्गत मनाया जाता है भाई साहब आपका कौन सा, तो ध्यान रखेंगे बेटा ऊंट महोत्सव, ओके सर। और भाई साहब जैसलमेर के अंतर्गत मनता है मेरे भाइयों मरा से कौन सा बेटा, तो आप ध्यान रखेंगे मरु महोत्सव। कौन सा मनाया जाता है बेटा, मरु महोत्सव। और मेरे भाइयों थार से मनाएंगे आप बाड़मेर के अंतर्गत, जिसको आप कहने वाले हैं थार महोत्सव। क्या कहने वाले हैं, थार महोत्सव। तो एक आपका ऊंट से तो आएगा ऊंट महोत्सव मेरे भाइयों, मरा से आएगा मरु महोत्सव, और थार से आएगा थार महोत्सव। ऐसे जिले लिख के बस इतना ही तो लिखना है बेटा ट्रिकली मेथड कि ऊंट मरा थारे हाथ से, बस 3 महोत्सव तो ये खुल जाएंगे। फिर ये इतना कारगर क्यों है वो मैं रीजन बताने वाला हूं। अब आपको महीने भी चाहिए तो भाई साहब यह महीने भी लिखना आसान है। ये जनवरी के अंतर्गत रहेगा जी गुरुजी, ये फरवरी के अंतर्गत रहेगा भाई साहब, और ये किसके अंतर्गत रहेगा, मार्च के अंतर्गत रहेगा। तो ये जनवरी में मनाया जाता है, ये फरवरी में और ये मार्च में। तो 3 महोत्सवों को तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऊंट मरा थारे हाथ से, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, एक बीकानेर, एक जैसलमेर, एक बाड़मेर, और महीने भी इजी गोइंग हो जाएंगे जनवरी, फरवरी और मार्च। बाकी महोत्सव आपको कैसे याद करने उन्हें भी आप ध्यान से समझिए मेरे भाइयों। जी सर। अब सुनिए, जैसे बाकी महोत्सव आपको ऐसे याद करने हैं कि आप शुरुआत करोगे जनवरी के महीने से, ओके सर। अब जनवरी के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो अभी आपके सामने आया था जिसको आपने कहा था ऊंट महोत्सव, बिल्कुल कहा था सर। ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है मेरे भाइयों, बीकानेर के अंतर्गत मनाया जाता है, बिल्कुल राइट सर। दूसरी बात मेरे भाइयों, इसके अलावा एक आपके जनवरी में मनता है मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे पतंग महोत्सव। कौन सा महोत्सव, पतंग महोत्सव। ये कहां पे मनता है मेरे भाइयों पतंग महोत्सव, तो ध्यान रखना ये जयपुर के अंतर्गत मनता है जी गुरुजी। एक भाई साहब आपका मनता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ओके सर।
और ये जयपुर लिटरेचर जो फेस्टिवल है मेरे भाइयों ये कहाँ पे मनता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे सर जयपुर के अंतर्गत। एक मेरे भाइयों आपका मनता है माही महोत्सव, कौन सा बेटा, माही महोत्सव। और माही महोत्सव जो मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है सर, ये कहाँ मनाया जाता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत। और बेटा ये जितने भी आपने महोत्सव देखे ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सब महोत्सव आपके मनते हैं मेरे भाइयों कौन से महीने के अंतर्गत बेटा, जनवरी। तो आप महीने वाइज भी याद कर सकते हैं कि जनवरी में कौन से मनते हैं, फरवरी में कौन से मनते हैं, मार्च में कौन से मनते हैं, तो ज्यादा थोड़ा सा एक इजी हो जाएगा। ओके सर, फिर मैं बताता हूं आपके लिए फरवरी के अंतर्गत कौन कौन से मनते हैं मेरे भाइयों। तो आपसे ऊंट और एक मनता है, वहां पे मरु महोत्सव बिल्कुल मनता है सर। तो फरवरी के अंतर्गत एक तो रहेगा आपका मरु महोत्सव रहेगा, एक मेरे भाइयों आपका बेड़ेश्वर मेला रहेगा, कौन सा रहेगा बेटा, बेड़ेश्वर मेला रहेगा बिल्कुल सर। और एक रहेगा आपका उदयपुर म्यूजिक फेस्टिवल या वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल मेरे भाइयों उदयपुर के अंतर्गत रहेगा, ये उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। ओके सर, उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल नाम से मनाया जाता है मेरे भाइयों। तो इनको भी आप ध्यान रखना है सर, ये कहाँ कहाँ रहेंगे, तो मरु महोत्सव तो रहेगा बेटा आपके जैसलमेर के अंतर्गत। और मेरे भाइयों बेड़ेश्वर जो रहेगा ये रहेगा आपके डूंगरपुर के अंतर्गत, ठीक है सर। और उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल जो रहेगा बेटा ये उदयपुर के अंतर्गत रहेगा। और ये ध्यान रखना है आपको कि ये कौन से महीने के अंतर्गत मनाए जाते हैं, तो मेरे भाइयों ये जो आपके रहने हैं बेटा ये रहेंगे आपके फरवरी के अंतर्गत। कौन से महीने के अंतर्गत रहेंगे, फरवरी के अंतर्गत रहेंगे, ठीक है सर। तो ये तो आपके जनवरी के रहे, ये आपके फरवरी के रहे। अब मार्च के अंतर्गत मेरे भाइयों कौन कौन से मनेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए जी गुरुजी। तो भाई सब मार्च के अंतर्गत चलते हैं, आइए। तो मार्च के अंतर्गत एक तो रहेगा ऊंट और मरु तो आ ही गया। नंबर 8 पे चलते हैं, तो भाई साहब एक आता है आपका थार महोत्सव। कौन सा आता है भाई साहब, आपका थार महोत्सव जो मनाया जाता है बाड़मेर के अंतर्गत, जी गुरुजी थार महोत्सव। एक मेरे भाइयों आपका ब्रज महोत्सव, कौन सा बेटा, ब्रज महोत्सव। ओके सर, ब्रज महोत्सव कहाँ मनता है, तो ये भरतपुर के अंतर्गत मनता है। मार्च के महीने में मनता है मेरे भाइयों धुलंडी महोत्सव, पूरे राजस्थान के अंतर्गत मनता है ये धुलंडी महोत्सव। ओके सर, धुलंडी महोत्सव पूरे राजस्थान के अंतर्गत मनता है, जी गुरुजी धुलंडी महोत्सव। और मेरे भाइयों इसी महीने के अंतर्गत मनता है राजस्थान महोत्सव, राजस्थान महोत्सव मनता है। और सर ये कब से कब तक रहते हैं, तो ध्यान रहे राजस्थान महोत्सव तो बेटा 27 से और 30 मार्च तक मनता है। और बाकी ये मेरे भाइयों जो आपके मनते हैं आपके थार, ब्रज और धुलंडी ये सब आपके कौन से महीने के हैं, मार्च के अंतर्गत मनते हैं। ओके सर, फिर मेरे भाइयों आप इस महीने को क्रॉस करके जब आगे बढ़ेंगे बेटा तो कुछ अप्रैल के आ जाते हैं। अप्रैल के अंतर्गत मेरे भाइयों एक तो आता है आपका मेवाड़ महोत्सव, जी गुरुजी। और मेवाड़ जो महोत्सव मनता है मेरे भाइयों ये आपके उदयपुर के अंतर्गत मनता है। ओके सर, और एक आ जाता है मेरे भाइयों गणगौर महोत्सव। तो मेवाड़ और गणगौर महोत्सव, और गणगौर जो महोत्सव बनता है मेरे भाइयों ये कहाँ पे बनता है, आपके जयपुर के अंतर्गत। तो मेवाड़ महोत्सव और गणगौर महोत्सव, ओके सर, ये कहाँ के रहेंगे मेरे भाइयों और कौन से महीने के रहेंगे, तो मेवाड़ तो उदयपुर में मनेगा और गणगौर महोत्सव जयपुर में मनेगा। और ये कौन से महीने के रहेंगे, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों ये आ जाते हैं अप्रैल के अंतर्गत, ठीक है सर। इसके बाद मेरे भाइयों आगे बढ़ते तो आगे आपके नंबर 14 पे पहुंचता हूं। एक आता है आपका ग्रीष्म महोत्सव, कौन सा आता है बेटा, ग्रीष्म महोत्सव आता है। ओके सर, ग्रीष्म महोत्सव आता है। और ग्रीष्म महोत्सव जो मनता है मेरे भाइयों वो आप सबको पता है बेटा ये माउंट आबू के अंतर्गत मनता है। और मेरे भाइयों ये किस महीने के अंतर्गत रहेगा, तो ये भी ध्यान रखें माउंट आबू के अंतर्गत ये मई के महीने में रहने वाला है। कब, मई के महीने के अंतर्गत रहेगा। तो ये कुछ महोत्सव रहेंगे मेरे भाइयों आपके 14 तो मैंने यहाँ पे लिखे, और भी अभी बताता हूँ। आप मई तक आ गए, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, नंबर 15 पे चलते हैं, जी गुरुजी। और यहाँ पे देखिए बेटा अब अपन बात कर लेते हैं मेरे भाइयों आपके कौन से की, मई तक आ गए, जून जुलाई में कोई है नहीं, अगस्त की बात कर लेते हैं। अगस्त के अंतर्गत बेटा एक आपका चलता है तीज महोत्सव। कौन सा चलता है, तीज महोत्सव जो जयपुर के अंतर्गत प्रसिद्ध है। ओके सर, और एक चलता है बेटा कजली तीज। कौन सा चलता है,
कजली तीज महोत्सव जो बूंदी के अंतर्गत है। ओके सर। और ये आपके भाई साहब कौन से महीने के अंतर्गत मनाए जाते हैं? तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, ये अगस्त के अंतर्गत मनाए जाते हैं। कब भाई साहब? अगस्त के अंतर्गत। ओके सर। फिर अपन चलते हैं मेरे भाइयों सितंबर के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे भाई साहब, एक है आभानेरी महोत्सव, आभानेरी महोत्सव। ओके सर। अब ये आभानेरी जो महोत्सव है भाई साहब, ये कहाँ पे मनता है? दौसा के अंतर्गत मनता है सर। और ये कब मनता है मेरे भाइयों? तो अगस्त के बाद अपन आ जाते हैं अक्टूबर के अंतर्गत, ये अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है सर। एक इसके अलावा मेरे भाइयों मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव भी मनता है, जिसे मांड महोत्सव भी कहते हैं, मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव। और ये कहाँ पे है मेरे भाइयों? जोधपुर के अंतर्गत है। तो ये भी कब मनता है मेरे भाइयों? ये भी अक्टूबर के अंतर्गत मनता है। तो अक्टूबर के अंतर्गत आपके ये दो रहेंगे मेरे भाइयों जी। एक तो अक्टूबर के अंतर्गत रहेगा आपका कौन सा मेरे भाइयों? तो अक्टूबर के अंतर्गत एक तो है आपका आभानेरी महोत्सव दौसा का, और एक मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का। ओके सर। फिर आगे और महोत्सव आते हैं मेरे भाइयों, जिसके अंतर्गत आपके अक्टूबर नवंबर में आने वाले रहेंगे, जिसमें एक रहेगा आपका चंद्रभागा। कौन सा रहेगा? चंद्रभागा। ओके सर। एक रहेगा मेरे भाइयों दशहरा महोत्सव। कौन सा रहेगा? दशहरा वाला रहेगा। एक मेरे भाइयों बूंदी वाला रहेगा, बूंदी महोत्सव। ओके सर। बूंदी महोत्सव, दशहरा महोत्सव, चंद्रभागा महोत्सव। ओके सर। एक मेरे भाइयों यहाँ पे रहेगा आपका कोलायत महोत्सव। कौन सा रहेगा बेटा? कोलायत महोत्सव। ओके सर। एक इसके अलावा मेरे भाइयों मत्स्य महोत्सव। कौन सा बेटा? मत्स्य महोत्सव। ये मेरे भाइयों आपके कहाँ कहाँ पे रहने वाले हैं? चंद्रभागा आपका मनाया जाता है झालावाड़ के अंतर्गत, दशहरा मनाया जाता है कोटा के अंतर्गत, बूंदी मनाया जाता है बूंदी के अंतर्गत, कोलायत मनाया जाता है भाई साहब बीकानेर के अंतर्गत, और मत्स्य मनाया जाता है भाई साहब कहाँ पे? अलवर के अंतर्गत। ओके सर। और ये सब की सब भाई साहब आपके कौन से महीने में रहने वाले हैं? तो बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है जी गुरुजी। तो ये रहेंगे बेटा आपके अक्टूबर और नवंबर के अंतर्गत रहेंगे। इसके बाद मेरे भाइयों में आगे की बात करूं तो सुनिए भाई साहब, एक फिर आता है आपका कौन सा? कुंभलगढ़ महोत्सव। कौन सा भाई साहब? कुंभलगढ़ महोत्सव आता है। ओके सर। कुंभलगढ़ महोत्सव। एक आता है मेरे भाइयों जिसे अपन कहते हैं रणकपुर महोत्सव। कौन सा बेटा? रणकपुर महोत्सव आता है, रणकपुर महोत्सव। और भाई साहब एक आता है जिसे आप कहेंगे शीत महोत्सव। कौन सा आएगा बेटा? शीत महोत्सव। ओके सर। अब ये कहाँ कहाँ पे रहने वाले हैं मेरे भाइयों? तो पहले देखिए, कुंभलगढ़ वाला रहेगा आपके राजसमंद के अंतर्गत। ओके सर। रणकपुर वाला रहेगा पाली के अंतर्गत। ओके सर। और शीत महोत्सव रहेगा आपके माउंट आबू के अंतर्गत। और ये कौन से महीने के अंतर्गत बात रहने वाली है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई साहब, ये आपकी रहने वाली है दिसंबर के अंतर्गत। अब देखो मेरा बताने का तरीका ऐसे क्यों रहा है, उसके पीछे मैं एक रीजन बता देता हूं कि ये मैंने जितने भी महोत्सव आपको लिखा है, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। वर्तमान के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो महोत्सव तो देता ही है, उसके आगे जिले भी खुद लिख देता है। फिर कहता है मेरे भाइयों कि इनको महीने के अनुसार क्रमानुसार अनुसार जमाइए। अब अगर आपको केवल महोत्सव और जिला पता है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए महोत्सव के साथ जिला पता होना अनिवार्य है और यह भी पता होना अनिवार्य है कि वो किस महीने में मनाया जाता है। तो ये सारे महोत्सव मैंने उस तरीके से आपको लिखे हैं, हालांकि मैंने इनका लिस्ट भी आगे लगवा रखा था जो आपके सामने ये रहा। देखिए, तो अपन 20 पॉइंटों पे पहले से ही चर्चा कर चुके थे। 21वें नंबर पे अब आ जाते हैं, प्रमुख पर्यटन महोत्सव की बात कर लेते हैं। और प्रमुख पर्यटन महोत्सव में एक ये रहा ऊंट महोत्सव बीकानेर जनवरी में। ओके सर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल डिग्गी पैलेस जयपुर के अंतर्गत बनता है मेरे भाइयों, ये भी जनवरी में, और ये भी जनवरी में। बिल्कुल ठीक सर। मैंने कहा था बेड़ेश्वर जो मेला है ये डूंगरपुर के अंतर्गत भाई साहब फरवरी के अंतर्गत। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंतर्गत फरवरी के अंतर्गत। उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर के अंतर्गत फरवरी में मनता है। ब्रज महोत्सव मार्च के अंतर्गत भरतपुर में मनता है। धुलंडी महोत्सव होली के दिन मनता है मेरे भाइयों, मार्च के महीने में मनता है लेकिन। और राजस्थान महोत्सव 27 मार्च से 30 मार्च तक मनता है। ओके सर। फिर अपन ने आगे देखे यहाँ पे कि थार महोत्सव जो है वो बाड़मेर के अंतर्गत है मार्च के महीने में। गणगौर जो महोत्सव है ये जयपुर का प्रसिद्ध है मेरे भाइयों, और कौन से महीने में मनता है? अप्रैल के अंतर्गत। मेवाड़ जो महोत्सव है ये भी कहाँ बनता है भाई साहब? अप्रैल के अंतर्गत। ग्रीष्म जो महोत्सव है ये आपका मई के अंतर्गत माउंट आबू में। तीज महोत्सव है जयपुर के अंतर्गत मेरे भाइयों अगस्त में।
कजली तीज जो है ये बूंदी के अंतर्गत अगस्त में बनता है। राजस्थान कबीर यात्रा ये बीकानेर के अंतर्गत अक्टूबर में, ये मेरे से रह गया था कोई बात नहीं। आभानेरी उत्सव जो है आपके दौसा के अंतर्गत भाई साहब अक्टूबर में। मारवाड़ उत्सव या मांड उत्सव जोधपुर के अंतर्गत, ये भी कब, अक्टूबर के अंतर्गत। दशहरा उत्सव जो है कोटा के अंतर्गत बनता है भाई साहब अक्टूबर और नवंबर में। यहाँ और भी मैंने बताए थे आपको कि पुष्कर जो उत्सव है अजमेर के अंतर्गत, ये भी अक्टूबर नवंबर में है। कोलायत जो उत्सव है बीकानेर के अंतर्गत बेटा अक्टूबर नवंबर में है। मत्स्य जो महोत्सव है अलवर के अंतर्गत है, ये भी अक्टूबर नवंबर में है। चंद्रभागा महोत्सव है ये झालावाड़ के अंतर्गत है, अक्टूबर नवंबर में है। बूंदी महोत्सव है ये बूंदी के अंतर्गत है, अक्टूबर नवंबर में है। कुंभलगढ़ जो महोत्सव है ये राजसमंद के अंतर्गत है, 1 से 3 दिसंबर तक चलता है। रणकपुर महोत्सव है ये पाली के अंतर्गत है, 21 और 22 दिसंबर के अंतर्गत चलता है। शीतकालीन उत्सव है माउंट आबू 29 और 30 दिसंबर तक चलता है। तो विद मैंने भी लिखा दी है, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। तो भाई साहब ये आपके पर्यटन महोत्सव प्लस जिला और प्लस महीना आपको पता होना चाहिए, तो ही वो क्वेश्चन आपका सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको इसी तरीके से याद करेंगे जैसे मैंने बताया है। ओके, चलिए गुरुजी, ओके। फिर चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है आपका पर्यटन नीतियां। तो हमारे यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेरे भाइयों पर्यटन से संबंधित जो नीतियां बनाई गई हैं मेरे भाइयों, वो आपके 4 प्रकार की पर्यटन नीतियां हैं, जिनमें एक है आपके पास पर्यटन नीति, एक को बोलते हैं मेरे भाइयों पर्यटन इकाई नीति, ओके सर। एक है हमारे पास इको टूरिज्म या पारिस्थितिकी नीति, ओके सर। और एक है बेटा हमारे पास जिसे हम कहते हैं फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई गई है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब चलते हैं भाई साहब। सबसे पहले तो ये देखते हैं पर्यटन नीति आपकी पहली कब बनी। तो हमारी प्रथम बनी थी 2001 में, फिर हमारी बनी 2020 के अंतर्गत, और लास्ट बनी है मेरे भाइयों, इससे जरूर ध्यान रखना, ये दिसंबर 2025 के अंतर्गत बनी है। कब? दिसंबर 2025 के अंतर्गत बनी है, जिसे 7 दिसंबर को लागू किया गया, लेकिन 7 दिसंबर को घोषित किया गया और 10 दिसंबर को लागू किया गया। तो ध्यान रखेंगे भाई साहब ये वाली बात कि इसे 7 दिसंबर 2025 को घोषित किया गया, ओके सर। और मेरे भाइयों इसे लागू किया गया 10 दिसंबर 2025, 10 दिसंबर 2025 को ये लागू की गई। और मेरे भाइयों ये कहां से लागू की गई? तो ये जयपुर से लागू की गई, ओके सर। तो ये दोनों ही डेटों को याद रखेंगे। फिर आपकी पर्यटन इकाई नीति भाई साहब कब कब बनी है? तो पर्यटन इकाई नीति मेरे भाइयों सबसे पहले आपकी 2007 में बनी है बेटा, फिर 2015 के अंतर्गत बनी है, और फिर 2024 के अंतर्गत बनी है। और 2024 में महीना याद रखेंगे, दिसंबर 2024 के अंतर्गत बनी है पर्यटन इकाई नीति। तो पर्यटन नीति पहली 2001 में, फिर 2020 में, फिर आपकी 7 दिसंबर 2025 में घोषित हुई, लेकिन लागू 10 दिसंबर 2025 से हुई। पर्यटन इकाई नीति में जो पहली बनी है आपकी वो 2007 में बनी है, दूसरी 2015 में, और तीसरी दिसंबर 2024 में। इको टूरिज्म जो नीति बनी है मेरे भाइयों वो पहली आपकी कब बनी है? तो ये ध्यान रखना 2010 के अंतर्गत बनी है। और दूसरी मेरे भाइयों आपकी कब बनी है 2010 के बाद? तो ये ध्यान रखेंगे आप, वो बनी है आपकी 15 जुलाई 2021 के अंतर्गत, 15 जुलाई 2021 के अंतर्गत बनी है। तो ये भी आपको याद रखना है। और फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति मेरे भाइयों कब कब बनी है? तो पहली आपकी 2022 में बनी, और नवीन जो बनी है ये आपकी भाई साहब दिसंबर 2025 के अंतर्गत बनी है। और कितना दिसंबर यहाँ पे लिखना है? तो ध्यान रखना 20 दिसंबर 2025। अब ये जितनी भी मैंने नवीन लिखाई है ना, ये तो आपको याद करनी है भाई साहब। जैसे ये आपकी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति मेरे भाइयों कब? 20 दिसंबर 2025। इको टूरिज्म मेरे भाइयों या पारिस्थितिकी नीति कब भाई साहब? तो ध्यान रखेंगे आप, ये बनी है 15 जुलाई 2021। और पर्यटन मेरे भाइयों आपकी पर्यटन इकाई नीति कब बनी है? तो ध्यान रखना भाई साहब दिसंबर 2024। और ये लास्ट वाली जो आपकी पर्यटन नीति है इसे जरूर याद रखेंगे, 2 डेटें हैं आपके, 7 दिसंबर 2025 के अंतर्गत इसे घोषित किया गया था पर्यटन नीति को, और 10 दिसंबर 2025 जयपुर के अंतर्गत से इसे लागू किया गया था। तो वहां देख लेंगे आप। चलिए, तो मेरे भाइयों ये भी आपके पर्यटन के अंतर्गत वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट रहेगा, इसे जरूर याद रखना भाई साहब, पर्यटन नीतियों से संबंधित। ओके मेरे भाइयों, ओके। पहले ये बताओ यहां तक बात समझ में आ गई आपके? जल्दी से बताओ कमेंट करके। चलिए, तो फिर यहां तक अगर बात आपकी समझ में आ गई है तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाइयों, ओके। और सुनिए बेटा, अगला पॉइंट आपका क्या आता है? नंबर 23 पे मेरे भाइयों पर्यटन से संबंधित कुछ योजनाएं आ जाती हैं आपकी, कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं आपकी चलाई गई हैं मेरे भाइयों वो कौन कौन सी हैं? तो उसमें सबसे पहले आपके सामने एक योजना है जिसे हम कहते हैं पेइंग गेस्ट योजना।
जी गुरुजी। अब इसकी शुरुआत कब की गई है? तो भाई साहब इसकी शुरुआत 1991 से की गई है। ओके सर, कब से की गई है? 1991 से। पेइंग गेस्ट योजना है क्या मेरे भाइयों जो आपकी ये चलाई गई है? तो इसे ध्यान रखना, घर से दूर जब पर्यटन आता है घूमने के लिए, तो अगर उसको ऐसा वातावरण जहां पे भी वो रुक रहा है उसको ऐसा वातावरण अपन उपलब्ध करवाए जिससे उसे घर जैसा महसूस हो। तो पेइंग गेस्ट योजना का उद्देश्य यही था कि पर्यटकों को घर से दूर घर जैसा वातावरण उपलब्ध करवाना। मेरे भाइयों क्या कहलाता है? पेइंग गेस्ट योजना का ये उद्देश्य कहलाता है। शुरुआत कब से हुई है? 1991 के अंतर्गत से हुई है। उद्देश्य रहेगा पर्यटकों को घर से दूर घर जैसा वातावरण उपलब्ध करवाना। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, एक कौन सी योजना है? पेइंग गेस्ट योजना। फिर मेरे भाइयों अगली आती है आपकी, जिसे आप कहते हैं हेरिटेज होटल योजना। मेरे भाइयों ओके सर, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो बेटा इसकी शुरुआत भी 1991 के अंतर्गत है। हेरिटेज होटल को सुख सुविधाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होता है बेटा हेरिटेज, एक होता है हेरिटेज क्लासिक, एक होता है हेरिटेज ग्रैंड। अब इनको कहते क्या है मेरे भाइयों, इनका मीनिंग क्या होता है? तो बेटा हेरिटेज किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, हेरिटेज का मीनिंग क्या होता है? तो भाई साहब इसका मीनिंग होता है आपका 1950 से पहले की इमारत होनी चाहिए। ये 1935 से पहले की इमारत होनी चाहिए, बिल्कुल। तो हेरिटेज का मीनिंग होता है 1950 से मेरे भाइयों पहले की इमारत हो, 1950 से पहले की इमारत हो। फिर मेरे भाइयों उसे आपका पर्यटन के दृष्टिकोण के हिसाब से या पर्यटन के हिसाब से उसे फिर बनाया जाए। बनाने का मतलब दोबारा उसका नेम नहीं रखना है, उसमें सुख सुविधाएं उस हिसाब से की जाए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो उसे तो कहते हैं हेरिटेज। हेरिटेज क्लासिक किसे कहते हैं मेरे भाइयों? 1935 से पहले की, 1935 से पहले की इमारत, 1935 से पहले की इमारत इसके अंतर्गत रखी जाती है। और भाई साहब हेरिटेज ग्रांड किसे कहते हैं? तो ये भी ध्यान रखेंगे 1935 से जो पहले की इमारत होती है मेरे भाइयों, 1935 से पहले की जो इमारत रहेंगी उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो कल को आपसे ये कहा जाए मेरे भाइयों हेरिटेज में किसको शामिल किया जाएगा, तो 1950 से पहले की इमारत, और हेरिटेज क्लासिक के अंतर्गत किसको शामिल किया जाएगा? 1935 से पहले की इमारत, और हेरिटेज ग्रांड में भी किसको शामिल किया जाएगा? 1935 से पहले की इमारत। एक बार मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि भारत का प्रथम हेरिटेज होटल किसको बनाया गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं मेरे भाइयों। चलिए देखिए, तो हेरिटेज होटल योजना की जो शुरुआत थी वो 1991 से हुई थी। सुख सुविधाओं के आधार पर बेटा इसे 3 भागों में बांटा गया, हेरिटेज, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज ग्रांड। बिल्कुल मेरे भाइयों एकदम राइट आंसर। आइए तो मेरे भाइयों आपके भारत का प्रथम हेरिटेज होटल किसको बनाया गया है? तो ये ध्यान रखेंगे भाई साहब, भारत का मेरे भाइयों प्रथम हेरिटेज होटल जोधपुर में स्थित, मेरे भाइयों जोधपुर में स्थित आपके अजीत भवन को, जोधपुर में स्थित अजीत भवन को घोषित किया गया, अजीत भवन को घोषित किया गया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके राजस्थान या भारत का प्रथम हेरिटेज होटल किसको बनाया गया? तो आप ध्यान रखेंगे आपके अजीत भवन जोधपुर को बनाया गया। ओके सर। फिर मेरे भाइयों अगली योजना पे बात करते हैं। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना आती है मेरे भाइयों। अब ये मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना क्या है सर? तो मेरे भाइयों इसकी शुरुआत हुई है आपकी 1997 के अंतर्गत से। कब हुई है बेटा इसकी शुरुआत? 1997 से। लेकिन वह शुरुआत नहीं मेरे भाइयों, उपनाम है। तो ये जो आप देख रहे हैं मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना, जी गुरुजी, इसका उपनाम बेटा इसे मेवाड़ संकुल के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना नहीं आए और क्या लगा हुआ आए? मेवाड़ संकुल। तो ये भी ध्यान रखना है, इसे मेवाड़ संकुल के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत कब हुई है भाई साहब इसकी? तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत 1997 में हुई है। इसका मतलब मैं सीधा सीधा सा कहूं तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो 1597 में हुई थी। उसकी 400वीं पुण्यतिथि पे आपकी ये योजना लागू की गई है मेरे भाइयों। अब बताइए
1597 के अंतर्गत अगर आप 400 जोड़ते हो तो 1997 हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, मेवाड़ जो कॉम्प्लेक्स योजना है वो महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि पे ये लागू की गई है, और 1597 में अगर आप 400 जोड़ देते हैं तो बेटा 1997 हो जाता है। इस योजना के अंतर्गत क्या करने वाले, इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ये करने वाली है कि मेवाड़ के अंतर्गत महाराणा प्रताप से संबंधित जितने भी स्थान रहे, हल्दी घाटी है, दिबेर है, चावंड है, उनको डेवलप करना चाहती है, जिससे यह पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसे पर्यटन यहां बुलाए जा सके जो मेरे भाइयों हिस्ट्री की बातों में रुचि रखते हैं। तो भाई साहब ये काफी अच्छा कदम है। तो 1997 में शुरुआत है। मेवाड़ में महाराणा प्रताप से संबंधित स्थानों को जैसे दिबेर हुआ, चावंड हुआ, हल्दी घाटी हुआ, पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। और एक बात ये ध्यान रखेंगे कि महाराणा प्रताप की मेरे भाइयों 400वीं पुण्यतिथि पर, महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि पर प्रारंभ की गई, महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि पर प्रारंभ की गई, जिसे कहते हैं मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना। चलिए मेरे भाइयों अगला जो पॉइंट है वो है आपका पर्यटन पुलिस योजना। और मेरे भाइयों ये पर्यटन पुलिस योजना कब शुरू हुई है? 2000-2001 के अंतर्गत हुई है। शुरुआत में ये कहां से शुरू हुई थी? आमेर और जयपुर के अंतर्गत जंतर मंतर से हुई थी। हालांकि मेरे भाइयों आजकल इसे वर्तमान के अंतर्गत राजस्थान के लगभग आपके हर एक जिले में लागू इसे कर दिया गया है। और मेरे भाइयों ये बात एक इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखनी है कि पर्यटन आपका जो ये पुलिस योजना है इसे चलाने वाला आपका जो राजस्थान है वो भारत का मेरे भाइयों प्रथम राज्य बना है। इसका मतलब इसमें खुशी होने की बात नहीं है। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यटन पुलिस योजना चलाने का मतलब यह है कि पर्यटन जहां पे भी कोई भी धार्मिक स्थल, आपके सांस्कृतिक स्थल, ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि मंदिर के दर्शन करने अपन गए और भाई साहब बाहर जूता खोल के गए और जूता गायब। या फिर आपने कई बार ऐसे देखा होगा कुछ अच्छे धार्मिक स्थलों पे जैसे पर्यटन की गाड़ियां रुकती हैं तो भाई साहब आपके जो प्रसाद वाली दुकानें होती है वहां से 3-4 लोग निकल के आते हैं, भाई साहब हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, भाई साहब यहाँ से प्रसाद लीजिए। ऐसा लगता है जैसे किडनैप कर लिया हो। तो मेरे भाइयों पर्यटन पुलिस योजना चलाने का कारण यही था कि बस शांति और सद्भावना बनाए रखें वहां पे। इस प्रकार के पर्यटन के साथ किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप या किसी भी प्रकार का कुछ इस प्रकार की छेड़खानी ना हो। तो अपना जो राजस्थान है मेरे भाइयों ये पर्यटन पुलिस योजना लागू करने वाला राजस्थान भारत का क्या बना है? भाई साहब प्रथम राज्य माना जाता है। ये अच्छा पॉइंट है। तो ध्यान रखेंगे आप कि आपकी पर्यटन पुलिस योजना 2000-2001 में चालू हुई है। शुरुआत आमेर और जंतर मंतर से हुई है। पर्यटन पुलिस योजना लागू करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य बना है। अब हमारे पास आती है मेरे भाइयों एक जिसे आप कहते हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। और भाई साहब इसकी जो शुरुआत है मेरे भाइयों ये कब से की गई है? तो 2013 से की गई है। क्या है? 60 वर्ष से अधिक नागरिकों के लिए योजना है। हालांकि 60 वर्ष जो है मेरे भाइयों ये पुरुष की बताई गई है। अगर महिला है इसके अंतर्गत तो भाई साहब महिला की जो बताई गई है वो भी आप ध्यान रखेंगे। महिला जो है उसके लिए यहां पर निर्धारित किया गया है 58 वर्ष कि 58 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। और पुरुष के लिए निर्धारित किया गया है इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष। ओके सर, पुरुष के लिए 60 वर्ष और महिला के लिए आपका 58 वर्ष। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत 2013 से अपन ने की है। 60 वर्ष से अधिक नागरिकों के लिए ये योजना है मेरे भाइयों। इस योजना को देवस्थान विभाग के द्वारा आपका चालू किया गया है। शुरुआत में मैंने देवस्थान विभाग कराया है, 2011 में इसका गठन किया गया था। अब तक ये 42 मेले पंजीकृत कर चुका है। उसके द्वारा ये चालू की गई है। कौन सी? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना देवस्थान विभाग के द्वारा चालू की गई है, 2013 से की गई है। और 60 वर्ष से अधिक नागरिकों के लिए योजना है। बेटा इस योजना के तहत आपके काठमांडू में भी घुमाया जाता है नेपाल के अंतर्गत। अब आप बड़े खुश हो रहे होंगे कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना तो बहुत अच्छी योजना है मेरे भाइयों, गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत अच्छी योजना है। लेकिन एक बात बताइए, जब अपन कहीं ना कहीं सरकारी गवर्नमेंट ड्यूटी में लग जाते हैं या नौकरी लग जाती है तो फिर अपने अरमान इतने बड़े हो जाते हैं मेरे भाइयों, अपन माता पिता को भूल जाते हैं। और ये ध्यान रहे गवर्नमेंट नहीं भूलती है। गवर्नमेंट ने कहा अगर वो लोग भूल चुके हैं, आपके बेटे भूल चुके हैं आपको, तो आप टेंशन मत लीजिए। जब आप अपनी नौकरी कंप्लीट कर चुके होते हैं या इतनी एज में आ चुके हैं जहां पे वरिष्ठ नागरिक आप कहला सकते हैं मेरे भाइयों, 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाता है। महिला के लिए 58 रखी गई है इसमें उम्र। तो मेरे भाइयों उनको घुमाने की जो जिम्मेदारी लेती है वो गवर्नमेंट लेती है। तो मेरे भाइयों आप इस प्रकार का वार्तालाप अपने मम्मी पापा के साथ ना करें। मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी कि जब वो भाई साहब इस एज के अंतर्गत या अपनी गवर्नमेंट कोई ड्यूटी लग जाती है तो इस प्रकार से उनसे दूरी नहीं बनाए मेरे भाइयों, उनको टाइम टाइम पे घूमने दिया जाए।
या उनको घुमाने के लिए आप ले जाएं। नहीं तो आपको भी भाई साहब, आपके मम्मी पापा को भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब है कि उसमें आप लोगों की बेइज्जती होना। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं इनडायरेक्टली? बिल्कुल समझ गए सर। चलिए भाई साहब, तो अगली योजना पे चलते हैं मेरे भाइयों। अगली योजना कौन सी है? वो है आपकी पेइंग गेस्ट हाउस योजना, जिसे होम स्टे भी कहा जाता है। ओके सर, पेइंग गेस्ट हाउस योजना या होम स्टे योजना, इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो ध्यान रखना भाई साहब, इसकी शुरुआत है 21 अक्टूबर 2021 से। ओके सर भाई साहब, इसमें शर्तें क्या रखी गई हैं? इस योजना को लागू करते वक्त जो शर्तें रखी गई हैं वो क्या रखी गई है? पेइंग गेस्ट हाउस योजना या होम स्टे के अंतर्गत शर्तें क्या रखी गई है वो सुन लीजिए। अगर आप इस प्रकार का होटल खोल रहे हैं तो उसमें न्यूनतम 6 कमरे होने चाहिए, अधिकतम 20 कमरे होने चाहिए। और आपकी अगर होटल है जिसमें न्यूनतम 6 अधिकतम आप 20 बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन आपका घर नहीं है, आपने होटल को ही घर बना रखा है, उसी में से कुछ कमरे आपने अपने स्टे के लिए रखे हुए हैं, तो फिर बेटा एक्स्ट्रा 3 कमरे और होने चाहिए। अगर आपका होम स्टे उसी होटल में है तो फिर न्यूनतम तो 6 होने चाहिए, लेकिन अगर आपका होम स्टे उस होटल में है तो फिर अधिकतम 23 होने चाहिए, क्योंकि 3 आपके लिए चाहिए, एक आपके लिए चाहिए, एक बच्चों के लिए चाहिए, और एक कोई आ जाता है आपका रिश्तेदार तो उसके लिए चाहिए। तो क्या बात समझ में आई? आपके पेइंग गेस्ट हाउस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 6 रूम होने चाहिए, अधिकतम 20 होने चाहिए। अगर होम स्टे आपका उसी में है तो फिर मेरे भाइयों 23 होने चाहिए। और वो होटल का जो साइज है मेरे भाइयों, या होटल की जो 4 दीवारी है उसका एरिया जो होना चाहिए वो 167 वर्ग मीटर का होना ही चाहिए मेरे भाइयों। कितना? 167 मेरे भाइयों मीटर का होना चाहिए। दूसरी बात मेरे भाइयों, आगे का जो रोड है वो 30 फीट का होना चाहिए, और उस होटल का मालिक केवल एक ही होना चाहिए, तो ही आप खोल सकते हैं पेइंग गेस्ट हाउस योजना के तहत आपकी होटल। समझ गए? तो क्या समझे मेरे भाइयों? न्यूनतम कमरे कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। अधिकतम कमरे मेरे भाइयों कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। और होम स्टे अगर आपका उसी में है तो फिर अधिकतम कमरे होने चाहिए 23, और होटल का मालिक एक होना चाहिए, और आगे का रोड 30 फीट का कम से कम होना चाहिए। और मेरे भाइयों, प्लॉट जो होटल का साइज है या उसकी जो बाउंड्री है वो 167 वर्ग मीटर के अंतर्गत होनी चाहिए मेरे भाइयों। ऐसा कहा जाता है पेइंग गेस्ट हाउस योजना के अंतर्गत, जिसे होम स्टे भी कहा जाता है। तो ये कुछ शर्तें हैं, याद रखो तो ठीक, ना रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये ईयर आप जरूर याद रखना, 21 अक्टूबर 2021। ओके सर, फिर चलते हैं मेरे भाइयों। एक आती है आपकी गेस्ट हाउस योजना, जी वो थी पेइंग गेस्ट हाउस योजना। यह है बेटा गेस्ट हाउस योजना, जिसकी शुरुआत 16 अप्रैल 2021 से की गई है। राजस्थान में यह योजना केवल शहरी क्षेत्र में लागू की गई है मेरे भाइयों। इमरजेंसी के अंतर्गत गेस्ट हाउस योजना के अंतर्गत सस्ते आपके रूम मिल जाते हैं मेरे भाइयों, तो केवल इसे शहरी क्षेत्रों में ही लागू किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया गया है। और शहरी क्षेत्रों में लागू करने के बाद मेरे भाइयों इसके दुष्परिणाम भी देखने मिल रहे हैं यंग एज वाले लड़कों और लड़कियों के बीच में। तो मेरा तो ये कहना है मेरे भाइयों कि घर से जब बाहर निकलो तो एक अच्छी विचारधारा के साथ बाहर निकलो, फालतू की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों गेस्ट हाउस जो योजना है मेरे भाइयों, इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 2021 से हुई है। उद्देश्य है राजस्थान में योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू की गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में योजना लागू नहीं की। ग्रामीण प्रवेश के अंतर्गत आज भी भाई साहब सांस्कृतिक को बहुत महत्व दिया जाता है, आपकी कुछ चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में इसे लागू नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, केवल शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया है भाई साहब। दूसरा एक है आपकी राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। ये राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, इसकी शुरुआत कब है सर? 30 नवंबर 2022। उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को मेरे भाइयों ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्यटन को ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे भाइयों बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मेरे भाइयों इस योजना को लागू किया गया है, जिसे आप कहेंगे मेरे भाइयों क्या? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। तो एक गेस्ट हाउस योजना थी, एक पेइंग गेस्ट हाउस योजना थी जो 21 अक्टूबर 2021 में, और गेस्ट हाउस योजना 16 अप्रैल 2021 में रहेगी। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 30 नवंबर 2022 में रहेगी, जिसमें कहा गया है पर्यटनों को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए। इस प्रकार से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा जिससे वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार मिल सके। तो ये भी काफी अच्छी मेरे भाइयों एक योजना चलाई है गवर्नमेंट ने। अगला मेरे भाइयों एक है आपकी हृदय योजना।
और एक है मेरे भाइयों आपकी प्रसाद योजना। ये भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेरे भाइयों आपकी दो योजना चलाई गई हैं और दोनों की शुरुआत भाई साहब सेम रहेगी 2015 और मेरे भाइयों इसकी भी शुरुआत कब है 2015। और ये दोनों की दोनों जो योजनाएं ये भी आप ध्यान रखेंगे ये राज्य सरकार के द्वारा नहीं मेरे भाइयों ये आपकी केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। कौन सी वाली योजना? जिसे आप कह रहे हैं मेरे भाइयों हृदय योजना। ओके सर। और ये भी मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे ये भी कौन सी सरकार के द्वारा संचालित है? तो बेटा ये भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित है मेरे भाइयों, जिसको आप क्या कहते हैं प्रसाद योजना। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की गई है आपकी हृदय योजना और प्रसाद योजना। 2015 से इन दोनों की शुरुआत है मेरे भाइयों। लेकिन इस योजना के तहत राजस्थान का केंद्र सरकार ने एक जिला यहां पे चिन्हित किया है जिसको इस योजना के तहत डेवलप किया जाएगा मेरे भाइयों। तो ध्यान रखेंगे भाई साहब ये अच्छा पॉइंट है कि इस योजना में मेरे भाइयों शामिल राजस्थान का मेरे भाइयों एकमात्र जिला। तो इस योजना में शामिल राजस्थान का एकमात्र जो जिला रहने वाला है वो आपका रहेगा जिसे आप कहेंगे अजमेर। और भाई साहब इसी प्रकार यहां पे भी ध्यान रखेंगे कि इस योजना में शामिल मेरे भाइयों राजस्थान का एकमात्र जिला। तो इस योजना के अंतर्गत भी शामिल राजस्थान का जो एकमात्र जिला है वो भी आपका कौन है मेरे भाइयों, जिसे आप कहेंगे अजमेर। तो दोनों ही योजनाओं के अंतर्गत एकमात्र शामिल जिला आपका रहने वाला है कौन मेरे भाइयों, अजमेर। तो हृदय योजना और ये रहेगी प्रसाद योजना। ओके। अब मेरे भाइयों आपके आ जाता है अगला पॉइंट, इसमें नंबर 24 पे मैं पहुंच जाता हूं, प्रमुख संस्थान। इसका मतलब मेरे भाइयों अभी तक जो मैंने बताई थी वो थी आपके पर्यटन से संबंधित योजनाएं। अब प्रमुख संस्थान में जो नवीन डाटा है मेरे भाइयों उसे याद रखेंगे, यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें नवीन डाटा के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें हैं वो आप आराम से समझिए। जी गुरुजी, सबसे पहले तो मेरे भाइयों इस जगह पे एक बात ये ध्यान रखेंगे। जी गुरुजी बताइए कि आपका टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहां खोला गया है? तो ये ध्यान रखना है भाई साहब ये खोला गया है आपके जोधपुर के अंतर्गत। क्या आपसे पूछा जाए टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहां खोला गया है तो जोधपुर के अंतर्गत खोला गया है, जो कि राजस्थान का प्रथम टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर है। बिल्कुल भाई साहब, तो टूरिज्म कन्वेंशन जो सेंटर खोला गया है वो जोधपुर के अंतर्गत खोला गया है, जो कि राजस्थान का प्रथम टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर रहेगा। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन, मतलब आपका विरासत संरक्षण संस्थान कहां पे बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है सर। वो तो आपका टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर तो कहां पे था, जोधपुर में, और भाई साहब विरासत संरक्षण स्थान कहां पे है, आपका संस्थान कहां पे है, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप जयपुर के अंतर्गत। और वो कहां पे बेटा, जोधपुर के अंतर्गत। दोनों संस्था अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट है, मैं फिर कह रहा हूं टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर जोधपुर के अंतर्गत है, इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन जो है वो जयपुर के अंतर्गत है। ओके मेरे भाइयों, अगली बात राजस्थान, मेरे भाइयों राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो पर्यटन का योगदान है वो हमारे यहाँ जो पर्यटन आता है इसका कितना योगदान है, तो ध्यान रखना 5.6% योगदान है बेटा। कितना है, 5.6% योगदान। ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपका कहां पे खोला गया है, तो ध्यान रखेंगे भाई साहब ये आपका जैसलमेर। ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स कहां पे, जैसलमेर। मेरे भाइयों वेस्ट टूरिज्म विलेज आपके 2024 के अंतर्गत, बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा जो मिला है 2024 के अंतर्गत, वो कौन से गांव को मिला है, तो ध्यान रखना देवमाली गांव है, एक करके देवमाली गांव है जो ब्यावर के अंतर्गत है। देवमाली गांव ब्यावर के अंतर्गत है मेरे भाइयों। ओके सर। और राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ है, तो ध्यान रखना 20 नवंबर 2025 को हुआ है राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन। और मेरे भाइयों पर्यटन सुविधा केंद्र की स्थापना कहां पे की गई है, तो सर ये कुलधरा जैसलमेर के अंतर्गत की गई है। कहां पे भाई साहब, कुलधरा जैसलमेर के अंतर्गत। और भाई साहब वॉर म्यूजियम की स्थापना कहां पे की गई है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे सर ये झुंझुनू के अंतर्गत की गई है। ओके सर। और भाई साहब अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन कहां पे बनाया गया है, तो ध्यान रखना ये खुड़ी जैसलमेर के अंतर्गत बनाया गया है। कहां पे भाई साहब, खुड़ी जैसलमेर के अंतर्गत बनाया गया है। और भाई साहब आपसे पूछा जाए ब्रज कन्वेंशन सेंटर आपका, ये भाई साहब आपका 100 करोड़ की लागत से, ये मेरे भाइयों 100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।
और वो कहां बनाया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों, ये बनाया जाएगा भरतपुर के अंतर्गत। ये कुछ आपके पर्यटन में नवीन डाटा है जो काफी मेरे भाइयों महत्वपूर्ण आपका स्थान रखेगा पेपर के अंतर्गत, ध्यान रखना। दोबारा से बता देता हूं, टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर आपका जोधपुर के अंतर्गत है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज मेरे भाइयों आपका कहां पे बनाया गया है, जयपुर के अंतर्गत बनाया गया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 5.6% है। बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो दर्जा मिला है वो देवमाली मेरे भाइयों, ये गांव का नाम है, ये ब्यावर के अंतर्गत है। ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके जैसलमेर के अंतर्गत खोला जा रहा है, बिल्कुल सर। और कुछ चीजें और मेरे भाइयों नई हैं, जैसे राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 20 नवंबर 2025 में किया गया है। पर्यटन सुविधा केंद्र की स्थापना भाई साहब कुलधरा जैसलमेर में की गई है। वॉर म्यूजियम की स्थापना झुंझुनू के अंतर्गत है। अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन खुड़ी जैसलमेर में बनाया जा रहा है। ब्रज कन्वेंशन सेंटर मेरे भाइयों 100 करोड़ की लागत से भरतपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। तो मेरे भाइयों पहले ये बताओ, यहां तक की बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से एक बार ये बताइए भाई साहब, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये कमाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24 नंबर पे टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर जोधपुर। एक बार मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार वापस से बताता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि ये टॉपिक यहां पे आके दी एंड हो जाता है मेरे भाइयों, तो वापस से देख लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं आपके लिए। जी गुरुजी, अपन ने सबसे पहले देखा पर्यटन से संबंधित महोत्सव, ऊंट मरा थारे, आज से 3 महोत्सव तो यहां से निकाल सकते हैं। ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव। जिले आपके सेट करने बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और महीने भी सेट हो जाएंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। फिर मैंने ये सारे महोत्सव आपको देखो किस तरीके से कराए। यहां पे मैंने जनवरी महीने के एक साथ लिखा दिए, फिर मैंने आपको फरवरी महीने के एक साथ लिखा दिए, बिल्कुल गुरुजी। फिर मैंने आपको मार्च महीने के एक साथ लिखा दिए, बिल्कुल सर। और फिर मैंने भाई अप्रैल महीने के एक साथ लिखा दिए, और फिर भाई मैंने मई महीने के एक साथ लिखा दिए आपको, बिल्कुल। अगर इनको महीने बाद आप याद करते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे भाइयों, इनको याद रखना। ओके सर। फिर मैंने अगले में स्टेप में भी क्या किया, उसी महीने के हिसाब से चला। अगस्त के अंतर्गत आपको पता है एक तीज है और एक कजली तीज है। अक्टूबर के अंतर्गत मेरे भाइयों मैंने ये बताया कि अक्टूबर के अंतर्गत कौन कौन से मनाए जाएंगे आपके, तो यहां पे भी आपको पता चला कि अक्टूबर के अंतर्गत आभा, नेरियो और मारवाड़ है। फिर अक्टूबर और नवंबर के अंतर्गत कौन कौन से मनते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें चंद्रभागा मनता है मेरे भाइयों, बूंदी मनता है, दशहरा मनता है, पुष्कर महोत्सव इसमें मनता है, कोलायत मनता है मेरे भाइयों, मत्स्य मनता है। ये सारे अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत मनते हैं। फिर आपके यहां पे कुछ दिसंबर महीने के बताए थे, जिसके अंतर्गत कुंभलगढ़ है, रड़कपुर है और शीत महोत्सव है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। जी सर। फिर आगे की तरफ गए थे तो मेरे भाइयों अगली जो बात आई थी वो यहां पे मैंने लिस्ट में भी आपको दर्शाए थे कि ये सारे महोत्सव इस प्रकार से याद करने हैं, तो ये लिस्ट भी मैंने आपको बताई थी पूरी की पूरी। जी, इसके बाद मेरे भाइयों यहां ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर कह रहा हूं, पर्यटन से संबंधित नीतियां। 4 प्रकार के टाइप की हमारे यहां पर्यटन से संबंधित नीति बनती है। पर्यटन नीति पहली कब बनी है, 2001 में, दूसरी कब बनी है 2020 में, और लास्ट जो बनी है वो 7 दिसंबर 2025 में, जिसे लागू किया गया था 10 दिसंबर 2025। पर्यटन इकाई नीति पहली कब बनी है, 2007 के अंतर्गत, दूसरी बनी है 15 के अंतर्गत, तो तीसरी बात ध्यान रखना मेरे भाइयों 2024 के अंतर्गत दिसंबर में। इको टूरिज्म पॉलिसी कब बनी है, 2010 के अंतर्गत, तो दूसरी कब बनी है 2021 के अंतर्गत, 15 जुलाई 2021 के अंतर्गत। और फिर मेरे भाइयों फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति आपकी कब बनी है, तो 2022 के अंतर्गत, और लास्ट बनी है आपके 20 दिसंबर 2025 के अंतर्गत। ये भी आपको याद रखना है। ओके सर। फिर मेरे भाइयों पर्यटन योजनाएं आ गई, जिसमें पेइंग गेस्ट योजना आपकी 1991 से शुरू हुई थी, पर्यटकों को घर से दूर घर जैसा वातावरण उपलब्ध करवाना। ओके सर। फिर आपकी एक थी हेरिटेज होटल योजना मेरे भाइयों, ये 1991 से शुरू हुई थी। यहाँ पे सुख सुविधाओं के आधार पर मेरे भाइयों 3 प्रकार की होटलें निर्धारित की जाती हैं, जिसमें एक हेरिटेज है, एक हेरिटेज क्लासिक है और एक हेरिटेज ग्रैंड है। इसमें ध्यान रखेंगे हेरिटेज किसे कहते हैं, 1950 से पहले की बनी हुई होनी चाहिए। हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज ग्रांड कहते हैं जो 1935 से पहले की होनी चाहिए। ओके सर। और यहां पे भी भारत का प्रथम हेरिटेज होटल मेरे भाइयों जोधपुर के अंतर्गत अजीत भवन को बनाया गया। थोड़ी तबीयत खराब है, चलिए। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स जो योजना की बात करेंगे मेरे भाइयों, इसे मेवाड़ संकुल भी कहते हैं। ये 1997 में स्टार्ट की गई है। महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि के समय पे स्टार्ट किया गया था, जिससे महाराणा प्रताप से संबंधित स्थानों को डेवलप किया जा सके और वहां पे पर्यटन को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा मेरे भाइयों पर्यटन पुलिस योजना 2000-2001 से लागू की गई थी। शुरू में ये जंतर मंतर और आमेर से लागू की गई थी, उसके बाद ऑल ओवर राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया है मेरे भाइयों। और पर्यटन पुलिस योजना लागू करने वाला राजस्थान भारत का मेरे भाइयों प्रथम राज्य बना है, ये ध्यान रखेंगे आप।
इसके बाद वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना मेरे भाइयों 2013 से चालू की गई है। इसके अंतर्गत पुरुष की उम्र जो रखी गई है भाई साहब वो 60 और महिला की रखी गई है 58। उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आपके धार्मिक स्थलों पर घुमाया जाएगा। और इसके अलावा मेरे भाइयों पेइंग गेस्ट हाउस योजना जिसे होम स्टे भी कहते हैं, इसकी शुरुआत 21 अक्टूबर 2021 से हुई है। न्यूनतम 6 कमरे होने चाहिए, अधिकतम 20 होने चाहिए। अगर आपका घर उसी में है तो अधिकतम 23 होने चाहिए। मकान मालिक मेरे भाइयों 1 होना चाहिए, होटल का मालिक 1 होना चाहिए। आगे का जो रोड है वो 30 फीट का होना कम से कम चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्यटन गाड़ी लेके आ रहा है, पीछे से टेम्पू वाला हॉर्न बजा रहा है, भाई साहब हटाओ ना, हटाओ। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए पर्यटन मेरे भाइयों, उसको किसी भी प्रकार की सुविधाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। चलिए मेरे भाइयों, फिर गेस्ट हाउस योजना भाई साहब इसकी शुरुआत कब हुई है? 16 अप्रैल 2021 से हुई है। केवल शहरी क्षेत्र में इसे लागू किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में लागू नहीं किया गया है। और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 30 नवंबर 2022 से इसे शुरू किया गया है मेरे भाइयों। जी सर। हृदय योजना और प्रसाद योजना दोनों केंद्र सरकार की हैं, दोनों 2015 में शामिल हुई हैं। और दोनों ही योजनाओं में राजस्थान का एकमात्र जिला शामिल है, ध्यान रखना, जिसका नाम है क्या? अजमेर। ओके सर। और इसके बाद आ गए अपन प्रमुख संस्थाओं पे, जहां पे टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर जोधपुर में खोला गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन जयपुर में खोला गया है। इसके अलावा मेरे भाइयों राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 5.6% है। ढोला मारू आपका जैसलमेर के अंतर्गत है। बेस्ट टूरिज्म विलेज आपका देवमाली व्यावर में है। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 20 नवंबर 2025 में हुआ है। पर्यटन सुविधा केंद्र की स्थापना कुलधारा जैसलमेर में है। वॉर म्यूजियम मेरे भाइयों झुंझुनू के अंतर्गत है। अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन खुड़ी जैसलमेर में है। और ब्रज कन्वेंशन सेंटर 100 करोड़ की लागत से भरतपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। और मेरे भाइयों इस जगह पे आके खत्म हो जाता है आपका राजस्थान का पर्यटन। और एक इंपॉर्टेंट बात यह कि लक्ष्य परिवार के द्वारा मेरे भाइयों आपके लिए राजस्थान पीवाई की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत विगत परीक्षाओं के सारे प्रश्नों का समावेश है। और वो भी टॉपिक वाइज समावेश है। और टॉपिक वाइज में भी क्रम अनुसार समावेश है। और क्रम अनुसार में भी हर क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल है। तो मेरे भाइयों नई परीक्षा की तैयारी करने से पहले एक बार पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को जरूर देख लेना, जिससे आगामी परीक्षा की जब आप तैयारी करने के लिए जाओ तो एक पॉजिटिव माइंड के साथ जाओ कि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो आत्मविश्वास आपका दोगुना होगा। तो भाई साहब देरी किस बात की, जाइए नजदीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं या लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से भी आप पे कर सकते हैं। और अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि लक्ष्य परिवार के अंतर्गत अगर आपको आकर यह लगता है कि वाकई में यहाँ पे टीचर बहुत मेहनत करते हैं और यहाँ पे मेरे भाइयों से लक्ष्य परिवार के द्वारा वास्तव में कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता, क्वालिटी के साथ पढ़ाया जाता है, तो आज इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं वो पीछे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और लक्ष्य परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलूंगा कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए मेरे भाइयों। जय श्री राम।